कैप्सूल्स के सह प्रायोजक हैं पौरुष शक्ति बढ़ाए, अनेक रोगों से बचाए एनर्जिक 31 कैप्सूल्स। देश का सबसे एडवांस न्यूज ऐप अब आपके मोबाइल में, हर गांव, हर शहर को जोड़ता एकमात्र न्यूज नेटवर्क। सरकारी योजनाओं से लेकर हर समस्याओं का समाधान बस आपके एक क्लिक पर। सबसे एडवांस, सबसे सटीक जानकारी का खजाना, 24 घंटे लाइव टीवी, किसी भी खबर की लेटेस्ट अपडेट कहीं भी कभी भी, सभी राज्यों की अपनी भाषाओं का सबसे सुपरफास्ट ऐप सुदर्शन न्यूज अभी डाउनलोड करें और आप खुद बने प्रखर राष्ट्रवाद की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपको बता दें कि जिहादियों का हिंदुओं पर वार लगातार जारी है। किसी न किसी बहाने जिहादी हिंदुओं को निशाना बना ही रहे हैं। पहले दिल्ली में और अब गाजियाबाद में जिहादियों का कहर हिंदुओं पर बरस रहा है। अब गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी से एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे लगता है मानो खोड़ा मिनी पाकिस्तान बन गया हो। यहाँ खोड़ा थाने का एसएचओ असलम खान लगातार दोषियों को संरक्षण प्रदान कर रहा है। गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में भानु नाम के एक शख्स को दबंग चांद और उसके भाइयों ने मिलकर मार दिया। आरोप है कि भानु को मारकर उसकी मौसी के घर पर लटका दिया। इस सबके बावजूद एसएचओ असलम खान कैसे आरोपियों को बचाता रहा है, इसकी क्रोनोलॉजी एक बार आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। तो गाजियाबाद के खोड़ा से लगातार हिंदुओं को प्रताड़ित करने के जो मामले हैं वो सामने आते जा रहे हैं। एसएचओ असलम खान इस वर्दी में एक बाबर का किरदार निभा रहा है। दबंग चांद के भाई समीर और शोएब ने एक हिंदू परिवार को मौत के घाट उतारा। अब चांद और उसके भाइयों ने एक हिंदू लड़के भानु को जमकर यहाँ पे पीटा भी है। तो आरोपियों पर कार्रवाई करने के बजाय खोड़ा थाने का एसएचओ चांद उनको जाने देता है, उनको संरक्षण प्रदान करता है। उल्टे एसएचओ असलम खान भानु के पिता को उठाकर ले जाता है। तो भानु के पिता को 20 घंटे हवालात में यहाँ पे बंद भी करके रखा गया। दूसरे दिन भानु की लाश मुस्लिम बहुल खोड़ा की गली में यहाँ पे मिलता है। परिवार इस सब के बावजूद भी अभी भी चुप है। इसके बाद भी पुलिस मौके पर वहां नहीं पहुंचती है। तो इतनी देर में दबंग चांद और उसके भाई फरार हो जाते हैं। तो आरोपी भी अब तक पुलिस की गिरफ्त से यहां बाहर है। वहीं जिहादियों ने भानु को मौत के घाट उतार दिया। इससे पहले भी इसी दबंग चांद पर कई अवैध काम करने के आरोप लगे हैं। हमारी संवाददाता आंचल यादव ने ग्राउंड जीरो पर जाकर भानु की मां और उसके भाई से बातचीत की। देखिए भानु की मां और उनके भाई क्या कुछ कह रहे हैं। गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी से एक मामला सामने आया है जिसमें भानु नाम के लड़के की जिहादियों ने हत्या कर दी, ऐसा परिवार वालों का कहना है। चलिए पीड़ित परिवार से बात करते हैं, आखिर पूरा मामला क्या था उनसे जानते हैं। आप भानु की माता जी? तो क्या हुआ था, किसने क्या किया है भानु के साथ? मुझे कुछ नहीं पता। मेरे घर 25-30 लड़के आए थे, मेरा गेट पीटा, बहुत भानु भानु भानु। मुझे नहीं पता, मैंने गेट खोला, मेरा बेटा बैठा था जानू, तो वो यहाँ चाउमीन खा रहा था, गेट खोला तो क्या भानु का है। मैं कहा बेटा क्या हुआ? भानु का है, भानु को बुलाओ, भानु को। मेरे जानू को दिखाया और लड़कों को कि ये भानु है, कहे नहीं ये भानु नहीं है। ऊपर मेरा बड़ा बेटा था, वो नीचे आया, उसने कहा क्या बात है, मेरा भाई है भानु। कहते हैं फोटो दिखाओ, फोटो दिखाओ। मेरे बेटे ने फोटो दिखा दी उन्हें। मैं पूछ रही बाबू क्या बात है, बता दो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं आंटी, तुम भानु को बुला दो, भानु दे दो। वो कौन लोग थे, कौन थे?
वो चांद का नाम ले रहे थे कि चांद के छोटे भाई से। जब मैंने ज़्यादा पूछा है तो बोला कि मेरे छोटे भाई को मारा है। रात को 2 बजे मेरे गेट पे पुलिस वालों ने दस्तक दी। ये थे भानु के पापा और मेरा बड़ा बेटा था। कहे चलो, मेरे बेटे को भी लेके जाने लगे। मैं कहा भाई साहब कोई कारण तो बताओ, मेरे बेटे को क्यों लेके जा रहे हो, छोड़ो इसके पापा को, इसको। तो नहीं माने। आगे रोड पे जाके मदर इंडिया स्कूल के रोड पे सामने वहाँ बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़े मैंने, मेरी ये छोटी बहन ने। ये भानु की मौसी भी है, चाची भी है। हाथ पैर जोड़े तब मेरे बेटे को बड़े को छोड़ दिया, लेकिन उसके पापा को ले गए। ना कोई एफआईआर, ना कोई कारण, ना कुछ। तो किसके कहने पे करा उन्होंने? चांद के कहने पे करा। चांद ग्रहण बन गया मेरे लाला पे। कौन है ये चांद? है कौन? मंगल बाजार में रहता है, मोबाइल का शोरूम है उसका। हाँ। और पुलिस वाले कहते हैं जो चांद भाई साहब कहेंगे वही होगा। मैं क्या बताऊँ? योगी जी से क्या गुहार लगाना चाहेंगे? योगी जी से हमारी यही गुहार है। योगी जी से यही गुहार है कि मेरे दर्द को समझे, मेरे साथ इंसाफ कर दे। मुस्लिमों ने मेरा बेटा मार दिया। मेरे बच्चे को 20 घंटे तक मेरे आदमी को वहाँ पे बैठाए रखा। जब मेरे बच्चे की जान निकल गई तो वहाँ मेरे आदमी को छोड़ गए और अपनी गाड़ी छोड़ गए और भाग गए। मैं क्या करूँ? मेरी शादी बनने मैं कैसे बनूँ? आप परेशान मत होइए, सुदर्शन न्यूज़ आपके साथ है। योगी जी तक आपका वो पहुँचाएगा। आप कौन है? मैं उसका बड़ा भाई हूँ। बड़े भाई हैं। तो ये मामला विवाद किस चीज का था? क्यों, क्या हुआ था? विवाद ये था, ये फेज 3 में थे। हाँ। इनके साथ जो एक भानु है मेरा भाई, उसके साथ एक लड़की थी। उस एक बंदे ने फ़ोन करके बुलाया गया कि तेरी ऐसे ऐसी बात है, ये लड़की यहाँ पे ऐसे ऐसे बैठी हुई है। तो मेरा भाई वहाँ पे पहुँचा है। मेरे भाई ने गुस्से में आके उस लड़की के एक चाटा मार दिया है। तो पीछे से उस लड़के ने ये बोला है कि तूने इस पे हाथ क्यों उठाया? वो कौन लड़का था? उस लड़की से उसका क्या संबंध था? वो चांद का भाई था, छोटा वाला। मैं तो उसे जानता नहीं हूँ, बस मेरे को ये बात पता लगी है। तो फिर उसने क्या करा है, मेरा भाई वहाँ से फिर चला गया है। फिर उसने फ़ोन करके 4-5 लड़के बुलाए हैं और मेरे भाई को फेज 3 में मारा गया है। तो उसी दौरान मेरा भाई फिर मारने के बाद वो वहाँ से भाग गए हैं और मेरा भाई फिर वापस घर के लिए लौट रहा था। लौटते लौटते उसे उसके 4 दोस्त मिले। तो उसके 4 दोस्तों से उन्होंने बोला कि मेरे भाई ऐसी ऐसी बात है, मेरी ऐसी ऐसी बात हो गई थी। तो चांद ने किससे हमला करवाया? चांद ने लड़के भेजे थे। 30 से 40 लड़के भेजे थे कि उसके घर पे जाओ, धमकी दे रही है। तो उस लड़की के संबंध चांद के कौन, मतलब बेटे से थे, किससे थे? चांद के सबसे छोटे वाले भाई से थे। भाई से थे। हाँ। तो आपके भाई से भी उसके संबंध थे लड़की के? हाँ। तो इस चीज के चलते आपके भाई को नुकसान पहुंचाया, क्या किया था? नुकसान पहुंचाया गया। मेरे भाई का रिलेशनशिप 2 या 3 साल से उसकी लड़की के साथ। हाँ। तो उसने गुस्से में ये किया है। अच्छा, तो उस लड़के ने, जो चांद का भाई था, उसने आपके भाई पे हमला किया है, वो भी 2-4 लड़कों के साथ। तो आपको कंप्लेन करने का मौका नहीं मिला? हमें कंप्लेंट करने का मौका नहीं मिला। हमारा भाई घर ही आ रहा था। घर आते आते उसके, मेरे भाई के छोटे वाले भाई के 2-4 दोस्त मिलते हैं। तो उसने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो उन लड़कों ने बोला चल ठीक है, हम बात करते हैं कहाँ पे हैं वो लड़के। चांद के भाई का नाम क्या है? चांद के भाई का नाम सुहेब है। सुहेब। हाँ। और सुहेब फिर जैसे ही मेरा भाई वहाँ पे पहुँचा है तो मेरे भाई ने भी गुस्से में आके उन्हें 1-2 मार दिए, क्योंकि 4-5 लड़कों से जब मारा जाएगा तो उसके अंदर गुस्सा होगा, बहुत तो बड़ा पुलिस होगा। में किसी ने भी कंप्लेन की थी दोनों तरफ से? पुलिस से कोई कंप्लेंट नहीं होती, क्योंकि ये बात हमें पता नहीं थी बिल्कुल भी। ये बात हमें बाद में बताई गई है उसी ने, भानु ने घर पे आके। हाँ। तो देखिए, ये वो पीड़ित माँ है जो योगी जी से इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है। परिवार वालों का कहना है कि भानु ने आत्महत्या नहीं की है, भानु को मार कर उसकी हत्या करके उसको किसी घर में लटकाया गया है, जिसकी जानकारी पुलिस ने इनको दी कि आपके बेटे की ने आत्महत्या की है। लेकिन परिवार वालों का कहना है कि भानु आत्महत्या नहीं कर सकता, उसने आत्महत्या नहीं की है। इस पूरे मामले की ये पीड़ित परिवार जांच चाहता है और योगी जी से गुहार लगा रहे हैं कि योगी जी, पुलिस ने जिस तरीके से, इनका आरोप है कि चांद के साथ मिलकर पुलिस ने इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं इनकी नॉलेज से दूर रखा है और जिसके चलते इनके बच्चे की हत्या की गई है। आंचल यादव, सुदर्शन न्यूज़, गाजियाबाद।
तो मिनी पाकिस्तान बन रहे खोड़ा में भानु की हत्या में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सुदर्शन न्यूज इस मामले में प्रशासन से इन सवालों के जवाब मांगता है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि वो कौन से सवाल हैं। भानु और शोएब में फेज 3 में झगड़ा हुआ, फिर मुकदमा खोड़ा थाने में क्यों दर्ज हुआ? तो भानु के पिता की गैर कानूनी तरीके से यहां पे क्यों गिरफ्तारी हुई? जो व्यक्ति मौके पर मौजूद नहीं था उसके खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज की गई? पूरे प्रकरण में पुलिस ने इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों दिखाई? तो ये तमाम सवाल हैं जो सुदर्शन लगातार प्रशासन से यहाँ पे ये सवाल पूछता है, इसका जवाब मांग रहा है। खोड़ा थाना पुलिस का दबंग चांद और उसके भाइयों को यहाँ पे खुला समर्थन आखिर क्यों दिया गया? पुलिस ने आरोपियों को भागने का यहाँ पे मौका भी क्यों दिया? ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है। वहीं बंगाल में सत्ता का महासंग्राम छिड़ा है और दूसरा महासंग्राम कांग्रेस में छिड़ा है। कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेता सोशल मीडिया पर आपस में भिड़ गए। आनंद शर्मा और अधीर रंजन चौधरी के बीच आईएसएफ को लेकर जमकर घमासान मचा है। आनंद शर्मा ने आईएसएफ को लेकर सवाल खड़े किए तो अधीर रंजन चौधरी ने आनंद शर्मा पर बीजेपी का एजेंडा आगे बढ़ाने का यहां पे आरोप लगा दिया। देखिए एक रिपोर्ट। कांग्रेस में अंतरकला, आनंद शर्मा और अधीर रंजन भिड़े। आईएसएफ को लेकर आर पार की लड़ाई। बंगाल में सत्ता का महासंग्राम जारी है। कांग्रेस लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। वहीं इस गठबंधन में कुछ महीने पहले बनी दरगाह फुरफुरा शरीफ पीरजादे अब्बास सिद्दीकी की पार्टी भी शामिल है। इसे लेकर कांग्रेस नेताओं के बीच तलवारें खींच गई है। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई सोशल मीडिया पर खुलकर हो रही है। आनंद शर्मा और अधीर रंजन चौधरी एक दूसरे से भिड़ गए हैं। सबसे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने आईएसएफ को गठबंधन में शामिल करने पर सवाल खड़े किए। आनंद शर्मा ने ट्वीट करते हुए कहा, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस चयनात्मक नहीं हो सकती। आईएसएफ और ऐसे अन्य दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा के खिलाफ है। बस इसी के बाद बवाल मच गया। इस पर बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने आनंद शर्मा पर पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा, जो लोग पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं वो 5 राज्यों में प्रचार करें, न कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बयान दें। आईएसएफ को लेकर कांग्रेस पहले से ही असमंजस की स्थिति में है। हाल ही में ब्रिगेड मैदान में हुई रैली के दौरान आईएसएफ नेता अब्बास सिद्दीकी के मंच पर आने पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन की मीटिंग भी की गई थी। इसके बाद भी कांग्रेस बंगाल में आईएसएफ के साथ ही मैदान में उतर रही है। इसके पीछे वजह एकदम साफ है, मुस्लिम सीटों को साधना। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो वहीं बंगाल की लड़ाई में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। बंगाल के मालदा में कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। लव जिहाद से लेकर जय श्री राम तक योगी ने ममता को घेरा। उन्होंने कहा कि बंगाल जय श्री राम पर प्रतिबंध लगा रहा है। रिपोर्ट देखिए। बंगाल में योगी आदित्यनाथ की एंट्री। सत्ता के महासंग्राम में जय श्री राम। मालदा की धरती बोले योगी योगी। बंगाल में सत्ता का महासंग्राम छिड़ा है। 8 चरणों में बंगाल विधानसभा के चुनाव होने हैं। आज बंगाल की लड़ाई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ की एंट्री भी हो गई। योगी ने बंगाल के मालदा में रैली को संबोधित किया। योगी ने अपने संबोधन के दौरान टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इन तीनों पार्टियों ने बंगाल को बर्बाद कर दिया। ममता बनर्जी के गढ़ को बेधने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे पॉपुलर और फायर ब्रांड नेता को पश्चिम बंगाल के चुनाव में उतार दिया।
केरल के बाद अब योगी आदित्यनाथ की पश्चिम बंगाल के चुनाव में एंट्री हो चुकी है। मालदा में जिस जिले पर योगी आदित्यनाथ ने आज जनसभा करी, ये एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। मालदा जिले में कुल 12 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2017 के चुनाव में आई थीं। लिहाजा इस बार भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के चेहरे के दम पर हिंदू वोटों को एकजुट कर एक बड़ी सफलता की आस लगाए बैठी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में लव जिहाद का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि बंगाल में लव जिहाद पर लगाम नहीं लग रही है। बंगाल के अंदर छल छद्म और धोखे से यहां पर लव जिहाद की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। हम लोगों ने यूपी के अंदर कानून बना दिया, लेकिन बंगाल के अंदर क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है, न वह गौ तस्करी को यहां की सरकार रोक पा रही है और न ही लव जिहाद गतिविधियों को, जिसका दुष्परिणाम आने वाले समय में बड़ा खतरनाक होने जा रहा है, वह यहां की सरकार इसको रोकने में पूरी तरह विफल है। और इसीलिए आज हम सब परिवर्तन यात्रा में आप सबका आह्वान करने के लिए आए हैं। जो सरकार आपको सुरक्षा नहीं दे सकती, जो सरकार अपराधियों का संरक्षण दे रही हो, जिस सरकार को कानून का राज स्थापित करने में नहीं, जिस सरकार को एन केन प्रकारेण सत्ता में बना रहना ही अपना एकमात्र उसने युग धर्म बना लिया हो, उस सरकार के साथ जो गरीबों के लिए कार्य नहीं कर सकती, जो सरकार कमजोरों के लिए कार्य नहीं कर सकती, जो सरकार किसानों के लिए कार्य नहीं कर सकती, जो सरकार युवाओं के लिए कार्य नहीं कर सकती और जो सरकार महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती है, उस सरकार को एक भी क्षण रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुर्गा पूजा को लेकर भी ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल में दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लगाया जाता है कि जबकि यूपी में दुर्गा पूजा होती है। उन्होंने कहा यूपी में दुर्गा पूजा हो सकती है तो बंगाल में क्यों नहीं। और आज बंगाल के अंदर एक तरफ यहां पर जिस बंगाल ने आदि शक्ति मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का श्री गणेश करके पूरे देश के अंदर शक्ति का एक नया संचार किया था, आज उस बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा पे प्रतिबंध लगाया जाता है। ईद में जबरदस्ती गौ हत्याएं प्रारंभ कराई जाती हैं और साथ साथ यहां पर तस्करी और गौ तस्करी के माध्यम से यहां की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया जाता है। यहां की सरकार मौन बनी रहती है। जय श्री राम को लेकर तो बंगाल में बवाल मचा है। कितनी ही बार ममता बनर्जी जय श्री राम के नारे पर बौखला गई हैं। अब सीएम योगी ने जय श्री राम को लेकर ममता बनर्जी पर हमला बोला। बंगाल में आज जय श्री राम के नारे लगाने को भी प्रतिबंधित करने का कार्य किया जाता है और हमले करवाए जाते हैं। लेकिन मैं बंगाल की सरकार से कहना चाहता हूं, मैं ममता दीदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी। उस सरकार का हर्ष आपने देखा है क्या हो गया है। और अब बारी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। जो भी राम का द्रोही है, याद रखना, मालदा की धरती से ही मैं इस बात को कह रहा हूं, होली आने वाला है अभी कुछ ही दिनों के बाद, और कभी उस कालखंड में भी कुछ लोगों ने भगवान विष्णु और राम का नाम लेने को प्रतिबंधित किया था। होली के अवसर पर हम लोग क्या कहते हैं उसको। और मित्रों, आज बंगाल के अंदर एक बार फिर से जय श्री राम के नारे को प्रतिबंधित करने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन याद रखना, भारत की जनता राम के बगैर कोई काम नहीं करती है। जब आपस में मिलती है तो राम राम कहती है। घर में कोई काम होता है तो राम नाम का जप करती है।
और जब किसी परिजन की अंतिम यात्रा भी निकालती है तो फिर राम नाम सत्य है के साथ ही उस यात्रा को भी आगे बढ़ाने का कार्य करती है। राम के बगैर भारत का कोई काम ही नहीं, और जो रामद्रोही हैं उनके अभी भारत में कोई काम नहीं, बंगाल में कोई काम नहीं। ये संकल्प हम सबको लेकर के चलना है। मालदा की रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वामी विवेकानंद का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने भारत को जागृत करने का काम किया था। विवेकानंद ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। कि जो कार्य कभी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उन्होंने दुनिया के यानी वैश्विक मंच पर जाकर के बंगाल की धरती का एक युवा सन्यासी बंगाल की धरती से यह आह्वान करता था, और उनका जो आह्वान था वह भारत को जागृत करने का आह्वान था। उन्होंने इस समय कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इस स्वामी विवेकानंद का यह वक्तव्य कोई सांप्रदायिकता का प्रतीक तो नहीं था। स्वामी विवेकानंद का यह वक्तव्य भारत को जोड़ने वाला वक्तव्य था। भारत की सनातन संस्कृति को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का, वैदिक परंपरा को वैश्विक मंच पर स्थापित करने का एक मंत्र था। स्वामी विवेकानंद की इस परंपरा को मैं प्रणाम करता हूं। बंगाल में सीएम योगी की जोरदार एंट्री के बाद एक बात तो साफ है कि बीजेपी किसी भी तरह से बंगाल की लड़ाई को हल्के में नहीं ले रही। आज जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपनी जनसभा के भाषण के दौरान सीएए एनआरसी के मुद्दे को उठाया, घुसपैठ के मुद्दे को उठाया और साथ ही अपने भाषण का समापन जय श्री राम के नारे के साथ किया, उसने योगी आदित्यनाथ के मैसेज को पूरी तरीके से साफ कर दिया। जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी बंगाल चुनाव में योगी आदित्यनाथ के दौरों को और बढ़ाएगी और योगी आदित्यनाथ के चेहरे के दम पर हिंदू वोटों को एकजुट कर बंगाल चुनाव में एक बड़ी सफलता का स्वाद भारतीय जनता पार्टी चखना चाहती है। कैमरा पर्सन सुशील अवस्थी के साथ रजत मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ। तो रुकेंगे यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहे हमारे साथ, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।